तो वेक्टर में देखा था ना, वेक्टर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, और क्या देखा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ सर, उससे रिलेटेड एक लॉ ट्रायंगल लॉ का यूज करते हुए हमने प्रूफ देखा था, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। आज क्या देखेंगे, एक लॉ सिंपल सा इसी तरीके से है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इसमें देख रहे हैं तो ऑब्वियस है, वेक्टर में देख रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ का क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है ना। ये है एसोसिएटिव लॉ। ध्यान रखना, इसको नॉर्मल आप स्केलर का मत समझ लो कि a प्लस बी प्लस सी मैथ्स में ऐसा होता है। ये वेक्टर का है, वेक्टर का a प्लस बी प्लस सी इन सब में फर्क होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, a प्लस बी ब्रैकेट का मतलब है पहले a प्लस बी ऐड करो, फिर उसमें सी को ऐड करो। इसका मतलब है a में ऐड करो, इसको b प्लस सी को ऐड करो। तो समझो जरा, इसका प्रूफ देख रहे हैं। ये मान लो है वेक्टर ए, ये मान लो है वेक्टर बी, ठीक, ए बी, समझो जरा। यहां हमने बना लिया वेक्टर सी। ध्यान देखिए, मुझे किसमें ऐड करना है, ए प्लस बी में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, सी। ध्यान से देखो, समझो, लिखना बाद में टाइम दे दूंगा, उसके लिए समझना ज्यादा जरूरी है। ए ही है, लिखने के लिए आप यूट्यूब से भी देखोगे, बाद में हो जाएगा, कोई नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को पहले ऐड करो। ए शुरुआत कहां से हो रहा है, यहाँ पे, बी कहां है, बी का हेड यहाँ है, इसको मिला दोगे, ये लाइन क्या होगी, ए प्लस बी, ठीक। ए प्लस बी में क्या ऐड करना है, सी। ए प्लस बी में सी ऐड करना है, यानी ए प्लस बी वाली लाइन, ए प्लस बी वाली लाइन क्या हो गई है। अब देखो, ए प्लस बी वाली लाइन में किसको ऐड करना है, इसको, सी को। तो ए प्लस बी वाली लाइन की शुरुआत कहां से होगी, टेल यहाँ है, और सी का हेड कहां है, यहाँ है। तो इसको मिला दोगे, ये लाइन किसको बताएगा, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी के टेल में किसको ऐड किया, सी के हेड को, ए प्लस बी से सी को ऐड किया। बात आ गई समझ में। उसको इसके इक्वल दिखाना है a प्लस बी प्लस सी, यानी a में ऐड करना है किसको, b प्लस सी। तो b प्लस सी, b किधर है, इधर है नीचे, b का एरो देखोगे किधर है, नीचे। b का एरो नीचे, समझना, b का एरो नीचे है, c का एरो यहाँ है। b में प्लस सी को पहले ऐड करो, b का टेल कहां से शुरुआत हो रहा है, यहाँ से, और c का हेड कहां आ रहा है, यहाँ। अगर मैं इसको इस पॉइंट से मिला दूंगा तो ये b प्लस सी का एडिशन होगा। तो b प्लस सी के लिए b के टेल से शुरू करके c के हेड तक आ जाओ, b के टेल से शुरू करते हुए c के हेड तक आ जाओ। ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी b प्लस, बात आ रही समझ, ये लाइन होगी b प्लस सी में क्या ऐड करना है, a। b प्लस सी में क्या ऐड करना है, a, यानी a पहले लिखा तो पहले a लिखेंगे, a प्लस b प्लस सी। अब a का टेल कहां शुरू हो रहा है, यहां से, और क्या ऐड करना है, b प्लस सी कौन वाली लाइन है, ये b प्लस सी का हेड कहां है, यहाँ पर। तो a के टेल में b प्लस सी का हेड ऐड कर दो, क्या यही सेम लाइन नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ यही कहता है, हो गया, यानी a में ऐड किया हमने b प्लस सी, ये समझ में आया, उसको नोट करो, इसे ऐड करना नहीं चाहिए। ये क्लियर है। अब जो बात बता रहा हूं समझो, हमने बोला था कि वेक्टर को सिंपली ऐड नहीं कर सकते, बोला था ना 5 प्लस 3 सिंपली वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, या कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर केस में। तो वेक्टर को अगर वैसे ऐड नहीं करते सिंपल एडिशन, तो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख दिया था ट्रायंगल लॉ से। लेकिन ऐड करते क्या है, 5 प्लस 3 अगर 8 नहीं बोल रहा हूं मैं, तो फिर क्या होगा, तो वो प्रूफ देख रहे हैं। ये प्रूफ आपके एकेडमिक के लिए जाना जरूरी है, कॉन्सेप्ट के लिए जाना जरूरी है,
और प्रूव करके जो रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए। तो पता करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करके क्या आ रहा है जरा पता करते हैं। टू वेक्टर समझ रहे जरा, एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा होगा, मान लो एंगल बन रहा है ठीक है। अब देखो ए और बी को ऐड करना है, मेरे पास शुरुआत में क्या दिया था, ये ए दिया था और ये बी दिया था ना, ए और बी दिया था। अब क्या करेंगे कि ऐड करना, आपको पता है बी के पैरेलल वेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ये वो बी लिखा है उसको भी बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी तरह से ए के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया, जरा समझना, सेम मैग्नीट्यूड सेम ड्रॉ करेंगे डायरेक्शन, इसको भी ए लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम में देखा था ऐसा करके, इतनी बात क्लियर है। अब जब देखो समझो, पहले अगर समझ में आ जाता है तो नोट डाउन करना, लिखने की परेशानी नहीं हो। इसको मान लो नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है, वेक्टर को नाम, इसको जो पैरेललोग्राम बना उसको नाम दे दिया ए बी सी। अब हमने क्या करा जरा समझो यहाँ पे कि इसको जो है बी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, सी से परपेंडिकुलर डाला, समझो सी से परपेंडिकुलर डाला, ये कहीं तो कट कर रहा है, सी से परपेंडिकुलर डाला और बी को बढ़ाया, बी को आप बढ़ाया आगे, सी से परपेंडिकुलर डाला, कहीं तो कट कर रहा होगा, मान लो इस पॉइंट पे कट कर रहा है पी बोला। इतनी बातें क्लियर है, ठीक। अब एक बात समझो कि ये वाला एंगल मुझे कौन बताएगा, ये एंगल ज्योमेट्री से जल्दी से कौन बताएगा, थीटा होगा, बिल्कुल। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कट कर रही है, ये थीटा, तो ये भी कितना बनेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मुझे क्या बताना है, a प्लस बी ऐड करके कितना है, ठीक। अब बताओ वेक्टर a यहां से शुरू हो रहा है, b कहां खत्म हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, a प्लस बी ऐड करना है, क्या करेंगे, a के टेल से b के हेड को मिला देंगे क्या, तो ये लाइन होगी, ये लाइन जो दिख रहा है ये होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ऐसे वेक्टर सम करते हैं, देखा था पैरेललोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, और इसी को हमने नाम दे दिया रिजल्टेंट से आर, रिजल्टेंट से आर, ठीक। अब मुझे बताओ, कहानी लिखाने की जरूरत है कि खुद लिख लो। कहानी का मतलब ये है कि जैसे गिवन जो है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स आर क्या है, थीटा। फिर क्या किया हमने, इसके पैरेलल ड्रॉ किया और इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, ड्रॉ पैरेलल वेक्टर ए बी सी पैरेलल टू AD एंड AB एंड BC पैरेलल टू AB, ठीक। उसके बाद क्या किया, एक्सटेंड किया इसको B को टिल P तक, एक्सटेंड B टिल P एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम C टू P। ये चीजें जो फिगर में दिख रहा है लिखा दूं या लिख दूं, लिखा देखो। अच्छा चलो पहले फिगर बना लो, फिगर बना लो, दो रेक्टेंगल में जो दिख रहा है फिगर में मैं वही लिखाऊंगा, आप अपने में कोई लिख सकते हो या मैं लिखा रहा हूं, लेट टू वेक्टर्स वेक्टर A, let two vectors vector A and vector B are at an angle, let two vectors vector A and vector B are at angle theta, फिर ज्यादा करते हैं तो फिगर पे डाल दो एज इन फिगर। अब कई लोग बेवजह की मजदूरी मत करो, बेवजह की मजदूरी का क्या मतलब है, जैसे कोई वेक्टर ए बोला हो, इतना मजदूरी क्यों करते हो, वेक्टर ए ये क्यों ना करो, ठीक है ना। जैसे बोल रहा है -5, इतनी मजदूरी क्यों करें, -5 ये ना करें, -5, समझ रहे हो, ये ठीक क्या लिखे, जो दिख रहा है एंगल क्या बन रहा है, थीटा, ठीक है। अब ड्रॉ क्या किया, देखो BC और क्या है DC पैरेलल ड्रॉ किया, BC किसके पैरेलल है, AD के, और DC किसके पैरेलल है, AD के, वही लिखा ड्रॉ जो फिगर में दिख रहा है BC
and DC. BC, this BC and DC. Draw, what पर लिखा है? Draw BC and BC and DC. ठीक, DC पैरेलल टू किसके पैरेलल? फिगर में देख के बता सकते हो। पैरेलल टू AB, सॉरी ऑर्डर में लिखना, पैरेलल टू AD, BC AD है ना, पैरेलल टू AD एंड AB, पैरेलल टू AD वर्ड पे लिखा है एंड AB, पैरेलल टू AD एंड AB, पैरेलल टू AD एंड AB respectively, parallel to AD and AB respectively, parallel to AD and AB respectively. ठीक, आगे फिर क्या किया? AB तो आगे बढ़ाया P तक और यहां से क्या कर दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया। तो देखो नीचे, now extend AB to P, extend AB to P, P तक extend किया to P and draw a line CP, draw a line CP, फिगर में लिख रहा है CP perpendicular to it, draw a line CP perpendicular to it as in figure, draw a line CP, फिगर पे डाल दिया सब, CP perpendicular to it as in figure। अब देखो इसमें कोई कलाकारी नहीं है लिखने में, मैंने तो लिखा था कि शुरुआत में पहली बार है नया है, तो बहुत एकेडमिक में भी आता है, तो ऐसे ही जाना चाहिए, तो ठीक है। आगे से आपको खुद लिखने की आदत हो जानी चाहिए, जो दिख रहा है वही लिखा, मैंने कुछ अलग नहीं किया, जो काम किया उसे लिख दिया। तीन चीजें काम किया, तीन चीजें लिख दिया कि एक तो पता है कि बीच एंगल थीटा है, ठीक है, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, इसको आगे बढ़ाया, परपेंडिकुलर डाल, यही बात है, आप समझ लो। एक ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा, देखो इन ट्रायंगल, समझना इसको जो बता रहा है, नाउ इन ट्रायंगल CBP, इस ट्रायंगल छोटा वाला, ठीक, ध्यान से देखो यहाँ पे CBP, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा क्या होता है? P बाय, तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? CP बाय CD लिखेंगे, साइन थीटा CP बाय CD। और जब बात को समझो यहाँ पे CP बाय CD, CD को का मैग्नीट्यूड क्या है? B है, CD का मैग्नीट्यूड अगर बोलेंगे तो B है, वेक्टर B है ना, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या है? B है, क्लियर? अब जरा यहां से देखना, मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखना सब लोग, साइन थीटा इक्वल टू CP बाय B है, तो CP इक्वल टू बोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो B साइन थीटा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बोल सकते हैं CP इक्वल टू B साइन थीटा। पहले बताओ ये क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, कुछ मान लो आगे जरूरत पड़ेगी मुझे, क्लियर? अब देखो इसी तरह से हम ट्रायंगल में देख के cos थीटा लिखेंगे, जरा बताओ कि cos थीटा क्या लिखेंगे? उसी ट्रायंगल में cos थीटा क्या लिखेंगे? B बाय, मतलब क्या है? BP बाय BC या CD को लिखोगे, क्लियर है? cos थीटा B बाय दिस, ठीक। अब जरा यहां देखो BC या CD क्या है? B है, ये लेंथ B है, तो यहां से इन दोनों से BP इक्वल टू मैं लिख सकता हूं B cos थीटा, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, आगे मैं इसका रिजोल्यूशन भी बताऊंगा वेक्टर का क्या होता है, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आगे भी काम देगा, ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाला साइड कौन है? CP, तो एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? साइन होता है, साइन कंपोनेंट है। कहने का मतलब एंगल के सामने कौन है? CP इक्वल टू लिखेंगे 3 sin। अभी तो हम ये लिख रहे हैं, आगे से हम डायरेक्ट ये हमको लिखने की आदत होनी चाहिए। एंगल के साथ वाला कॉस होता है, एंगल के साथ कौन है? BP, एंगल से बनता है BP इक्वल टू लिखेंगे B cos। एंगल के साथ वाला कॉस बहुत अच्छे से ध्यान रखो, आगे रिजोल्यूशन में फिर याद करवाऊंगा, बहुत जगह काम पड़ता है, तो कैसे आएगा मैंने बता दिया, पर ध्यान रखो।
एंगल के साथ वाला कंपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगल के साथ वाला cos और सामने वाला sin। तो एंगल के साथ कौन है? बीपी, तो ये लिखेंगे बी cos थीटा, और सामने कौन पड़ा? सीपी, ये क्या लिखेंगे? बी sin थीटा। कैसे? हमने लिखी ऐसा हुआ तो sin थीटा p बाय h होता है, परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, और cos थीटा b बाय b साथ में होगा। अब जरा देखो यहाँ, अब देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाना, देखना ट्रायंगल जो मुझे जरूरत था मैंने पहले निकाल दिया, 12 इन ट्रायंगल एसीपी, बड़ा ट्रायंगल एसीपी, ये ट्रायंगल जरा देखना एसीपी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एसीपी। हाँ सर, और राइट एंगल ट्रायंगल में पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर का b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ac का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ पाइथागोरस से, जब बताओ तो ab का स्क्वायर प्लस cp या pc का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जब बताओ तो ac का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ap का स्क्वायर प्लस pc का स्क्वायर। हाँ सर, लिख सकते हैं ना, pc या cp को लिखना है। अब देखो pc या cp, cp पहले लिखते हैं तो वही पीछे से काम नहीं होगा। अब ac ही तो मेरा रिजल्टेंट है ना, AC वाला लाइन तो रिजल्टेंट है ना, AC वाली लाइन ही तो a प्लस b का सम है, वेक्टर सम। a प्लस b का वेक्टर सम तो AC वाली लाइन है ना, देखा वही a प्लस b है, वेक्टर a प्लस b, उसी को हमने r लिखा है, तो AC को हमने r बोला है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ r का स्क्वायर। AC को r मान लो, AC है a प्लस b का वेक्टर सम, और वो इक्वल कुछ भी आएगा, पता नहीं कितना आएगा आपको, लेकिन जितना आएगा हमने उसको माना से आ, ठीक, तो इसके लिए r लिख सकते हैं। अब AP की तरफ देखना ध्यान से, AP को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BP, फिगर में देख के बताओ AP को लिखा जा सकता है AB प्लस BP, लिख सकते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो AB की लाइन कितनी है, फिगर में देख के बताओ जल्दी। AB की लाइन A नहीं है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे, AB का मैग्नीट्यूड A है, और BP कितना है? BP दिया हुआ निकाले हैं, फाइंड किए हैं, BP कितना फाइंड किए हैं? cos थीटा, B cos थीटा, और CP कितना फाइंड किए हैं? B sin थीटा, तो दोनों लिख सकते हैं। मेरे पास ये कैसे लिखा जाता है? फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये मैं इसके टाइप से लिखा रहा हूँ ताकि कैटेगरी भी आएगा तो भी करोगे, कंप्लीशन में तो काम आता है। अब देखो r स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या चल रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है क्या लिखते हैं? जल्दी बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल 2ab, या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना लिखेंगे जरा बताओगे? b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा, ये वाला टर्म b sin थीटा का होल स्क्वायर, b sin थीटा का होल स्क्वायर देखना बोर्ड पे, ये होगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, होगा। अब देखो रिजल्टेंट r स्क्वायर इक्वल टू चल रहा है ये पूरा, इन दोनों में से b स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। हाँ सर, इसमें से तो b स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर को कॉमन लिए तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो r स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, या मैं r इक्वल टू लिखूंगा तो ये उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस है तो किसी को पहले बात लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos, क्या ये लिखेंगे? और अरेंज करके लिखिए, r इक्वल टू अंडर रूट क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी दो वेक्टर क्या ऐड करना था? a प्लस b, इसी को ऐड करना था ना। जब नॉर्मल आप मैग्नीट्यूड ऐड करते हो, जब अलजेब्रा में बोलते हो सिंपल एडिशन, तो a प्लस b क्या होता है? 5 और 4 है, तो 5 प्लस 4 क्या होगा? 9। लेकिन वेक्टर में ऐड करेंगे तो वैसे नहीं करेंगे, वेक्टर में ऐड होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब 5 और 4 को ऐड करना है वेक्टर में, तो उसके बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, तो लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू cos, दोनों के बीच का एंगल का अंडर। तो वेक्टर जब भी ऐड होगा तो इस फॉर्मूले से ऐड होगा, सिंपली a प्लस b नहीं करेंगे। बात समझे? वेक्टर यही बता दें, सिंपल एडिशन नहीं है, तो फिर ऐड क्या होता है? ऐड ऐसे, ठीक है। ये कैसे आया बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में फॉर्मूला को
एकदम याद होना चाहिए, नींद में भी सोते जागते याद होना चाहिए। ये भी नींद वाला फॉर्मूला है, नींद में को उठा दे तो बोल दो कि घर वाला नहीं, इसको तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, या बड़ी लोग देखो यहाँ सुनिए, हमने ये देख लिया कि वेक्टर को सिंपली a प्लस बी नहीं ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल। अब जरा बात को समझो, एक तो हमने पता कर लिया रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा। दूसरा हमको पता करना रिजल्टेंट बनेगा, लेकिन कितने एंगल में बनेगा। ए से जो रिजल्टेंट बन रहा है उसकी एंगल क्या है, तो ए से जो रिजल्टेंट का एंगल है उसको मान लिया हमने अल्फा। ए से जो रिजल्टेंट बन रहा है किसी एंगल पे तो बन रहा होगा ना, तो कितने एंगल पे बन रहा है हमने माना अल्फा एंगल पे बन रहा है। अब इस अल्फा की वैल्यू पता कर रहे हैं। अब देखो यहां समझो जरा, नाउ इन ट्रायंगल, फिर से आ रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, ए पी सी, ट्रायंगल ए पी सी, जरा देखना सिंपल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिखा हूं tan अल्फा, तो tan थीटा क्या होता है p बाई बी, तो tan अल्फा इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या लिखेंगे, लिखेंगे cp बाय ap, p बाई बी लिखेंगे ना, दिस बाय दिस cp बाय ap, तो tan अल्फा p बाय b क्या लिखेंगे, cp बाय ap लिखेंगे। लेकिन मैं लिख रहा है सब क्या, p बाय b, क्लियर है। AB को क्या लिख सकते हैं, पहले भी लिखा था AB प्लस BB लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AB प्लस BB। अच्छा एक बात समझो, सबकी वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, tan अल्फा, CP की वैल्यू क्या निकाली है, b sin थीटा। ऐसे भी एंगल के सामने वाला हमने बताया साइन होता है, तो ये क्या होगा sin थीटा, b sin थीटा, ये कंपोनेंट है b sin थीटा। CP इक्वल टू क्या लिखेंगे, b sin थीटा। और AB की वैल्यू क्या है, a, AB का मैग्नीट्यूड क्या है, a, और BP कितना है, b cos थीटा। एंगल के साथ वाला ऐसे हमने बताया cos, इससे एंगल बन रहा है, ये कंपोनेंट क्या होगा cos, b cos थीटा, या फिर हम निकाल के भी देख चुके हैं b cos थीटा। तो tan अल्फा किस एंगल पे बनेगा, किस एंगल पे रिजल्टेंट आएगा, वो भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी फॉर्मूला, tan अल्फा b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ध्यान रखो tan अल्फा b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, यहाँ पे अल्फा किससे एंगल है, a से, वेक्टर a से। फिगर पे ध्यान देना, अल्फा एंगल है वेक्टर a से, तो क्या फॉर्मूला बना है, b आया ऊपर, b sin थीटा बाय नीचे जिससे एंगल है a प्लस b cos। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, tan अल्फा b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। अब जरा बात समझो, अगर मैं बोल दूं, यहां देखो आराम से, रिजल्टेंट वेक्टर b से भी कुछ एंगल बनाएगा, वेक्टर b से मान लो बीटा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर b से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो आपको लिखना है tan बीटा, इसी फॉर्मूले को देखते हुए बता दो मुझे, फिर से ट्रायंगल में लिखने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले को देख के बता दो, अगर b से एंगल बीटा बनाएगा तो जरा ध्यान देना फॉर्मूला कैसे बन रहा है, a से अल्फा था, a से रिजल्टेंट का एंगल अल्फा था, तो नीचे क्या आया, ऊपर क्या आया, b आया, यहाँ b से बीटा है, ऊपर क्या आएगा, a, क्या लिखेंगे sin थीटा, एंगल जिससे है, किससे है, b से, b, और यहाँ क्या आएगा, a। तो एक बात जानना, लेकिन आपको दोनों रखना नहीं है, दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज करोगे, एक याद होना चाहिए, दूसरा खुद लिखने की आदत होनी चाहिए, ये दोनों याद करने ना बैठ जाए ना तो कंफ्यूज करते जाओगे, इधर उधर करोगे। आपको बस एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सोते जागते हमेशा, दूसरा ये याद, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद नहीं होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, ये याद नहीं करना, इतना लिखो फिर आगे बात करेंगे। देखो दो फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला r इक्वल टू क्या है, जल्दी बताओ, याद होना चाहिए अच्छे से, और एक tan अल्फा, अल्फा एंगल किसका, रिजल्टेंट का, किससे, वेक्टर a से, तो tan अल्फा क्या फॉर्मूला बना, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमको याद हो गया, हमें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अलग अलग एंगल थीटा रखते जाओगे, रिजल्टेंट की अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगी, पर कुछ स्पेसिफिक एंगल पे आपको याद रखना है, ऐसे बहुत एंगल पे अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगी। अब जरा देखिए, इफ
थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है 0। अब जरा देखो यहां रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर क्या लिखेंगे जरा बताओ, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या है 0, cos 0 लिखेंगे। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा जरा बताओगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 0 1, तो 1 इंटू 2ab क्या होगा 2ab होगा। ये कोई फॉर्मूला बना क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो रिजल्टेंट का 0 डिग्री एंगल पे क्या आया ए प्लस बी। ठीक, अब जरा समझो अलग अलग एंगल पे मैं देखूंगा, जरा देखिए सेकंड आ रहा हूं, जरा देखो ध्यान से, यहां पे सेकंड रिजल्ट लिख रहा हूं, देखो इफ थीटा इक्वल्स टू दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 180 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 180 डिग्री, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, जो मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, जो नहीं पढ़े हो अभी के लिए फिलहाल ध्यान रखना, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, cos 180 क्या होता है लिख लेना साइड में, आगे भी काम करेगा। जो पढ़े हो मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से पता होगा, जो नहीं पढ़े हो अभी के लिए याद रखो, बाद में जब बताऊंगा एक्स्ट्रा क्लास में तो देखना। cos 180 क्या होता है -1, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 की जगह क्या लिखेंगे -1, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। हाँ बनेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, हाँ सर, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो बोलो, तो ये क्या होगा अंडर a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर ये होगा हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं a बड़ा है कि b बड़ा है, जो भी होगा तो r इक्वल टू क्या लिखेंगे a माइनस b का मॉड, मॉड इसलिए लिखिए कि मुझे पता नहीं कि a बड़ा है कि b बड़ा है, मॉड का मतलब है कोई भी। इतनी बात समझ में आ रही है, तो दो एंगल देखा, एक 0 देखा, एक 180 देखा, एक और एंगल इंपॉर्टेंट है जरा देखते हैं, एक एंगल थर्ड देख रहे हैं, इधर देखना थीटा इक्वल्स टू रख रहा हूं 90 डिग्री, समझो जरा, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या करोगे r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जल्दी बताओ 0 हो cos 90 है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 होता है 0, तो 0 होने से ये पूरा टर्म 0 नहीं हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट ये होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब बात को समझो, 90 डिग्री पे रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब 90 डिग्री में ही एक केस और ऐड कर रहा हूं, तो ध्यान दो, तो इस तरह का जो केस कर रहा हूं ये रिजल्ट बहुत जगह दिखेगा फिजिक्स में, तो आप ध्यान नहीं रखोगे तो नुकसान नहीं है। अगर मान लो 90 डिग्री का एंगल है ही, साथ में a इक्वल टू b है, साथ में a इक्वल टू b भी है, उस केस में r कितना होगा अंडर रूट a और b इक्वल है, तो a की जगह b या b की जगह a लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b की जगह a लिख दिया, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर में a स्क्वायर का क्या होगा 1 और ये 2, तो क्या हो जाएगा a रूट 2, यानी एक चीज रिजल्ट इंटरेस्टिंग निकल के आया है, ये बहुत काम देगा आगे, कि दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बने तो रिजल्टेंट कितना होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साथ में दोनों के बीच दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है a रूट 2, मतलब किसी एक का रूट 2 टाइम्स, मतलब क्या मैं बोलूं दो वेक्टर है मैग्नीट्यूड मान लो 10 और 10, दो वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 10 और 10, और दोनों के बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री, कितना होगा रिजल्टेंट 10 और 10 रूट 2, समझे बात को। अब देखो ये चीजें क्या है, जनरल फॉर्मूला तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कहीं भी भी हो जाती है, लेकिन अलग अलग केस में देखा, जब 0 डिग्री रखा तो रिजल्टेंट क्या है a प्लस b, जब 180 रखा तो रिजल्टेंट क्या है a माइनस b, 90 रखा तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 90 में अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रूट 2 टाइम्स, ठीक। अब समझो सिंपल सा बताओ मुझे, मान लो दो वेक्टर ये दिख रहा है, ठीक, ये 10 न्यूटन है ग्रीन वाला, ये 6 है, ये 10 है, ये 6 है,
हाफ पे कितना फोर्स लग रहा है? 16। क्या किए? ऐड कितना एंगल बन रहा था? 0 डिग्री। 0 बन रहा है ना, पैरेलल है, तो 0 डिग्री पे क्या किया? 10 + 6 16। 0 पे तो दरअसल यही काम किया, एक पर ये है। तो वेक्टर ऐड भी हुआ है, हर एंगल पे नहीं, 0 पे हुआ। कुछ अलग एंगल पे अलग होगा, बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे ये मान लो ग्रीन वाला है से 10 न्यूटन फोर्स, ये मान लो ग्रीन वाला 10 है, ये 6 है, ये 10 लगा रहा है, ये 6 लगा रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? -180 बीच में एंगल था, माइनस किया ना, 10 - 6 एंगल कितना बन रहा? 180। तो 180 पे क्या बताया? a माइनस बी। दरअसल तभी हमको पता नहीं होता था कि हमने 180 की वजह से a माइनस किया, कॉमन सेंस से हम कर देते थे, उल्टा है 10 - 6 4, दरअसल a माइनस बी यही है ना। और 90 डिग्री पे ये, अगर दोनों इक्वल नहीं रहा, मान लो एक 4 रहा है, एक 3 रहा, एक 4 रहा है, एक 3 रहा, रिजल्टेंट क्या होगा? √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर यानी 5। और दोनों इक्वल रहा, मान लो दोनों 4 रहा, रिजल्टेंट क्या होगा? 4√2। बात समझे? ये 3 केस क्लियर है, बाकी अभी और भी देखेंगे। कितना क्लियर है इसको नोट डाउन करो। अच्छा, एक चीज और ध्यान लो, इंपॉर्टेंट है काफी। इन सब में से जो एंगल मैंने 2-3 लिखा है केस, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी दिखती है? a + b। ये रिजल्टेंट की होती है मैक्सिमम, a + b। और सबसे कम कौन सा दिखता है? √a, ये नहीं, a माइनस b। ये क्या होता है? मिनिमम वैल्यू। तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर के बीच क्या होती है? a + b। कब? 0 डिग्री पे। मिनिमम क्या होती है? a - b। कब? 180 पे। अब समझो जरा, मैं अगर बोल रहा हूं सिंपल सा कि किसी रिजल्ट की या किसी की मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 10 है, इसका मतलब 4 से छोटा नहीं हो सकता, 10 से बड़ा नहीं हो सकता। कोई चीज मिनिमम से छोटी नहीं हो सकती ना, और मैक्सिमम से बड़ी नहीं हो सकती। बहुत नॉर्मल बात बता रहा हूं, इसी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि गलत करोगे, नहीं करोगे, अच्छा देखेंगे। फिर समझो, तो मिनिमम क्या है? 4 है, मैक्सिमम 10 है, मतलब क्या है? मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, या बीच में वैल्यू हो सकती है, उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता, मिनिमम से छोटा नहीं। यानी मैं अगर कंक्लूड करूं, उसको जरा देखना कि रिजल्टेंट के बारे में लिख रहा हूं कि रिजल्टेंट जो है a - b का मॉड से r a + b के बीच में होता है। मतलब a - b के या तो इक्वल हो सकता है या उससे क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, ग्रेटर। या a + b के इक्वल हो सकता है या उससे क्या होगा? छोटा। इक्वल कब होगा a - b के? 180 पे। और a + b के इक्वल कब होगा? 0। बाकी किसी एंगल पे इसके बीच में वैल्यू है। ठीक है, तो इसको लास्ट में लिखना, बाकी तीनों पॉइंट है पहले नोट डाउन कर लो।